नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल और फिर से आप लोगों को अपने चैनल में आने के लिए स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का नाम आपको अब तो रट गया होगा। ये चैनल का नाम है द लर्निंग अड्डा, है सीखने का अड्डा। ठीक, हमने नाम ही इसलिए रखा कि हम इसमें से कुछ सीख सकें और कुछ आप लोगों को सिखा सकें। हम एक सीरीज चला रहे थे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज चला रहे थे। अभी कल हमने प्रैक्टिस सेट आपको अपने चैनल पर डाला था, बड़ा अच्छे व्यूज़ आए हैं, आप लोगों ने बड़ा उसको रिस्पांस किया है। ये चेक क्लासेज भी बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये हमारा लर्निंग अड्डा एक लर्निंग परिवार की तरह बन जाए। लर्निंग परिवार समझते हो? ऐसा परिवार जिसमें हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहे, लगातार चलती रहे। और अच्छी चीज़ का मतलब पढ़ाई से अच्छी चीज़, कंटेंट जिसको कहते हैं कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो बहुत ही रेलिवेंट हो हर चीज़ के लिए, एग्ज़ाम के लिए भी, आपकी नॉलेज के लिए भी, और वो आप तक पहुँचे और फिर आप लोग इस परिवार को बढ़ाएं। और ये परिवार ले आगे ले आने की जिम्मेदारी फिर एक परिवार के सभी सदस्यों की होती है। तो आप सभी सदस्य हैं, आप इस परिवार को आगे लेके चलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। उन लोगों को भेजें जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ इससे, क्योंकि ये वाला जो आपको हमने लर्निंग परिवार बनाया ना, लर्निंग परिवार, सीखने वाला परिवार, ये सीखने वाला परिवार बहुत आगे जाएगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। और मुझे उम्मीद भी है और आशा करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इस क्लास को भी आगे लेके चले जाए। कल हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, मूल अधिकार हैं क्या। मूल अधिकार और मानव अधिकार में क्या अंतर है, मूल अधिकार क्यों मिलते हैं या कैसे मिले जाते हैं, ये सब हम कल डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो नई क्लास देखा है, या नया जो क्लास नंबर 10, 10वें नंबर की क्लास है, मतलब इसका मतलब हम इसकी 9 क्लास कर चुके हैं संविधान की। और 9 में मैंने पूरा सीक्वेंस बताया है, सिलेबस से लेकर आज तक की जनरी, आज तक की यात्रा पूरी की है हमने इसमें, और ये यात्रा काफ़ी सफल भी रही है। तो आज उसी यात्रा में एक सबसे अहम टॉपिक, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इसको जो है क्या कहते हैं, इवन जवाहरलाल नेहरू ने तो इसको भारत के संविधान की आत्मा भी कहा। कई विद्वानों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, क्या क्या कही हैं, वो क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम इसमें बताएंगे। ठीक है, अब उसी क्लास की सीरीज मौलिक अधिकार की दूसरी सीरीज, और उसमें हम पढ़ाएंगे आर्टिकल 12, आर्टिकल पढ़ाएंगे, सीधी बात, अनुच्छेद पढ़ाएंगे। और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। हम जो क्लास में बता रहे थे कि आज पढ़ाएंगे आर्टिकल, अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में क्या है। कोशिश ये करेंगे कि आपको सारे अनुच्छेद बताए जाए। ठीक है, आर्टिकल 35A का भी डिस्कस करेंगे इसमें। 35A सुना होगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित था, इसको हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार के बारे में बात करेंगे, संपत्ति का अधिकार क्यों अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, क्या कारण थे, क्यों हटाया गया। ठीक, और मैंने आप लोगों को पहली क्लास में भी ये बताया, इससे पहले बताया कि इस पूरे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत इसकी सुरक्षा करता है, और वो बात भी हमने यही लिखी है। ठीक, नेक्स्ट हम अगर बात करें तो अगले उस पर चलते हैं, फिर बताते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे हम, ये मैंने कल भी इसी पे डिस्कस किया था, ये याद रखना। आर्टिकल 12 से 35 तक है, भाग 3 में है भारत के संविधान के पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स हैं। और ये मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब समझ रहे हो, जो बना था, कब बना था, 1949 में, 26 नवंबर 1949 को बना था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसमें कुल 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7 मूल अधिकार थे, मगर वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार हैं। तो कौन सा मूल अधिकार खत्म हो गया? संपत्ति खरीदने का मूल अधिकार। कौन सा खरीदने का? संपत्ति, संपत्ति खरीदने का मूल अधिकार खत्म हो गया। मतलब संपत्ति खरीदना अब मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कानूनी अधिकार है। ये अधिकार समाप्त कर दिया। कौन से संविधान संशोधन से? संविधान संशोधन था अपना 44वां। देखो एक बात याद रखो, ये दोनों के बारे में बड़ा अच्छा सा इतिहास है। दो संविधान संशोधन बहुत अच्छे हुए हैं, अच्छे क्या हुआ, उनमें इतिहास है। उसके इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, क्या आवश्यकता पड़ गई थी, 44वां क्या था, उसकी आवश्यकता क्या पड़ गई थी। 1978 में इसको हटाकर आर्टिकल 300A में जोड़ दिया, 300A। 300A क्या है कि अब संपत्ति खरीदने का अधिकार कानूनी अधिकार है। क्या कारण था, तो जब हम बात करेंगे, जब संपत्ति खरीदने की बात आती है। ठीक है, तो कुल पहले याद रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है कि कुल 6 थे, और उसके बाद क्या हुआ,
क्या हुआ कि ओ सॉरी 7 थे, अब 6 रह गए। ठीक, अब आते हैं इस पर। ये आर्टिकल 12 क्या है? जनरली आर्टिकल 12 लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको। आर्टिकल 12 क्या है? भारत के संविधान में एक दिन मैंने और डिस्कस किया है, इस संविधान की क्लास में भी एक बार और डिस्कस किया कि राज्य क्या है, स्टेट क्या है? स्टेट हम जनरली समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, या भारत में 28 राज्य है। क्या ये राज्य की परिभाषा इतनी है? नहीं, राज्य की परिभाषा बहुत व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश के रूप में भी अगर हम कहें तो भारत एक राज्य है। ये भी सुनकर तो हैरत होगी, ये बात मैंने पूरी पिछली वाली क्लास में डिस्कस की है, आप देख लेना वहां से क्या है। लेकिन एक कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था, उसको भी राज्य कहा गया है, और ये परिभाषा दी है अनुच्छेद 12 में। यहाँ पर दिया गया राज्य शब्द की परिभाषा किसकी दी गई है? राज्य। राज्य क्या है? राज्य शब्द दिया गया है, वर्ड, और कोई वर्ड दिया होता है तो उसका मीनिंग जरूर होता है। राज्य शब्द की परिभाषा है ये। और राज्य शब्द की परिभाषा में क्या क्या आता है इसमें ये ध्यान रखना। भारत सरकार और संसद, ठीक है, भारत सरकार और संसद ये दोनों आती हैं। संसद एक संस्था है जो कानून बनाती है, और भारत सरकार क्या है? कौन बताएगा? है इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अलग से। लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सरकार क्या है, सरकार ही नहीं समझ पाते सरकार क्या है। लोग क्या कहते हैं साहब, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद यही सरकार है, जो लोकसभा राज्यसभा में बैठ गए वो सब सरकार है। कुछ कहते हैं इलेक्टेड होते हैं, कुछ कहते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार अलग ही चीज है, उसके बारे में बताएंगे, और उसमें कौन कौन से लोग आते हैं उसके बारे में बताएंगे हम। इसमें केंद्र और कार्यकारी और विधायी शाखाएं भी शामिल हैं। कार्यकारी क्या है? एग्जीक्यूशन पावर, इंग्लिश में इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, और इसको कहते हैं लेजिस्लेचर बॉडी या ब्रांच, शाखा कह सकते हैं। लेजिस्लेचर ब्रांच मीन्स पार्लियामेंट, मीन्स विधानमंडल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानमंडल में दो चीजें होती हैं, देखो जिस तरीके से संसद में संसद कितने, देखो यही समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक होता पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में ये पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 लोकसभा। मैं ऐसे लिखता हूँ लोकसभा को, जहां अब आगे भी लिखेंगे LSRS से पढ़ाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा इसी तरीके से होती है विधानमंडल। विधानमंडल को कहते हैं हम लेजिस्लेचर, क्या कहते हैं? विधानमंडल, 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 विधानमंडल को कहते हैं लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर के भी 3 भाग हैं, ये क्लियर याद रखना। लेजिस्लेचर के कितने भाग है? 3 भाग हैं। और ये लेजिस्लेचर जो है, इस विधानमंडल, ये राज्यों के भीतर कानून बनाने का काम करता है। तो इसका हेड है गवर्नर, मतलब इसमें एक सदस्य गवर्नर है। दूसरा क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली, LA, विधानसभा जिसको कहते हैं। और दूसरी है LC, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। कितने राज्यों में विधान परिषद है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और कोई ये भी बता दे, अगर बहुत अच्छा भाई अपना या अच्छा छात्र पढ़ने वाला, वो ये भी बता दे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की चर्चा कौन से अनुच्छेद में दी गई है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है भारत में विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषद होगी। ठीक है, तो यहाँ पर विधान कार्यकारी संस्था का मतलब गवर्नमेंट हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया? लेजिस्लेचर का मतलब हो गया कानून बनाने वाली संस्था। ठीक है, जैसे कि हमने बता दिया, ये भी लिख दिया। देखो, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, सेम अभी बात कर रहे थे, वो भी इसकी है। राज्य सरकारों की कार्यकारी, कार्यकारी का मतलब जो काम करती है, और विधायी शाखा सेम, सेम टू सेम बिल्कुल जो केंद्र की है वही राज्य की बात है। ठीक, राज्य क्षेत्र के भीतर सारे प्राधिकारी, अथॉरिटीज हैं। ठीक, प्राधिकारी, एक होते हैं अधिकारी और एक होते हैं प्राधिकारी। तो दोनों में क्या अंतर है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना, लेकिन मैं आपको किस दिन बता दूंगा प्राधिकारी क्या होते हैं। जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी होती हैं, अथॉरिटी का मतलब एक संस्था बनी हुई होती है, जो जैसे कि नोएडा है, नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा की फुल फॉर्म है। नोएडा लोग कह देते हैं नाम, नाम नहीं है, एक फुल फॉर्म है। और जो फुल फॉर्म है तो नोएडा की फुल फॉर्म है। तो अथॉरिटी का मतलब क्या है? प्राधिकारी। और प्राधिकारी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संस्था जो काम कर रही है, वो भी राज्य मानी जाएगी। इवन कोई स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, वो भी क्या मानी जाएगी? राज्य मानी जाएगी। राज्य का इस यहाँ इस तरीके से परिभाषा दी गई है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो, ये एक व्यापक श्रेणी है राज्य की, जिसमें विभिन्न निकाय, जैसे नगर पालिका राज्य माना जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र, PSUs कहते हैं इसको, PSUs। PSU क्या होते हैं?
जो राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र को मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, वो जो जैसे कि एनटीपीसी है, भेल है, गेल है, ये सारी की सारी क्या है, ये भी संस्था मानी जाएंगी, क्योंकि जिसका भी प्रशासन वहीं की संस्था द्वारा किया जा रहा है वो राज्य माना जाएगा। ये आर्टिकल 12 कहता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अन्य एजेंसियां शामिल हो सकती हैं, जैसे कि सरकारी अर्ध सरकारी कार्य करती हूँ, ये भी राज्य माना जाएगा। फिर देखो भारत सरकार के नीचे फिर प्राधिकरण आ गया, ये भी माना जाएगा। ठीक, जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार का हिस्सा तो नहीं है लेकिन सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये सब राज्य माने जाएंगे। इसका मतलब आर्टिकल 12 अपने आप में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर अगर इसे सही मायनों में समझा जाए तो पूरा एक दिन की क्लास भी इसमें कम पड़ जाएगी, ये मैं खुद बोल रहा हूँ। ठीक है, एक दिन की क्लास भी आर्टिकल 12 को पढ़ने में चली जाएगी, इतना बड़ा है ये आर्टिकल 12 अपने आप में। इसमें इतनी सारी चीजें हैं, उसके बाद भी मैंने आप लोग क्या करते हैं, सीधे आर्टिकल 14 से उठाकर पढ़ा देते हैं समानता का अधिकार, बोले आएगा ही नहीं। आएगा क्यों नहीं, ये सारी चीजें याद करी जाएंगी, ये सारी चीजें समझी जाएंगी कि क्या होते हैं। तो मैंने फिर भी बहुत उसमें क्या है, अगर इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत आगे तक हम इसको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं इसमें राज्य क्या क्या है, फिर इनकी संस्थाएं होती हैं, राज्य का प्रमुख कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है। तो राज्य एक स्टेट नहीं है जिसको हम स्टेट बोल देते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य, ये सब भी राज्य में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। इसके बाद करेंगे हम आर्टिकल 12 के बाद आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 पढ़ाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 13 भी अपने आप में बहुत व्यापक है, लेकिन इसकी आवश्यकता लोगों को कम दिखाई देती है। कारण क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि साहब हमें तो क्या करना है, वनडे एग्जाम में टिक मार के निकल देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैंने बताया ना, वो लोग कहते हैं कि साहब ये है मेरा तो लक है, लक की फुल फॉर्म पता है क्या है? लक अंडर करेक्ट नॉलेज। जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो लक क्या करेगा, है? तो लक की फुल फॉर्म ये है। तो लोग ये सोचते हैं मेरा क्या है, 3 में से 4, 4 में से 1 छांट के निकल जाऊंगा। अरे छांट के नहीं निकलना है, छांट के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक और चीज बताता हूँ, एक बहुत अच्छी कोटेशन है मेरी अपनी, कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। ये बात समझ लो। तुम ये सोचो कि दूसरा मर जाए स्वर्ग तुम्हें मिल जाए, तो ऐसी तो पॉसिबल है नहीं, मरना खुद ही पड़ेगा। इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा तभी तुम बनोगे, और जिस लेवल का पढ़ोगे उस लेवल का बनोगे। अगर तुम्हारे अंदर क्षमताएं हैं पढ़ने की, तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर सकते हो, तो आप अच्छे पद पर पहुंचोगे। समझ गए नहीं? एक चीज़ और बताता हूँ, लोग कहते हैं कि साहब मैं जो है क्या कहते हैं पढ़ रहा था लेकिन मैं फेल हो गया। ठीक है, फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं, मानता हूँ कि फेल होने के कारण होते हैं, उसमें एक लक भी मान लेते हैं, वो एक कारण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमी जरूर रही होंगी जिसकी वजह से वो फेल होता है। आप लोगों को ये पता है कि दो दो ही चीजें, या तो फेल या पास, बीच की स्थिति तो कोई नहीं रहती है। पहले कहते थे साहब मेरा तो वेटिंग में आ गया है, अब वेटिंग में क्या आ गया है, जब आया ही नहीं। अब तो भले ही वेटिंग में हो या ना हो, किस्मत तुम्हारी जागी हुई तो वेटिंग, बहुत बहुत राज्यों में और बहुत सारी नौकरियों में वेटिंग क्लियर करते हैं। लेकिन क्लियर बात है, दो ही चीजें होती हैं, पास या फेल। ठीक, बीच में एक इधर समझ लो, इधर पहाड़ है, इधर ऊंचाई पे चढ़ जाओगे, इधर खाई में गिर जाओगे, फेल हो जाओगे तो खाई में गिर जाओगे। तो पास और फेल के बीच में एक चीज होती है, और उस पास और फेल की खाई को आपको पाटना है। वो जब पाटोगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी रही होगी इसलिए फेल हुए होगे। ये तो मेरा मानना है। बाकी आप लोगों को जो मानना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक काम और करना है कि ये भी बताया करो भाई हमारी क्लास लग कैसी रही है, अच्छी क्या लग रही है कि बुरी लग रही है, क्या सुधार की आवश्यकता, ये भी बताओ। एक परिवार का हिस्सा हो तुम लोग यार, सब लोग। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं और अच्छे से आपके सामने, और अच्छे से और अच्छी अच्छी चीजें, बढ़िया बढ़िया चीजें आपको ला के दूँ। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 13। तो मैं इतना बता चुका हूँ, आर्टिकल 12 बहुत बड़ी चीज है। ये लिखा है, ये देखो, ये वो है, ये वो चीज कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है। असंगत का मतलब थोड़ी टफ लैंग्वेज है, मैं अभी बता देता हूँ। उन्हें कम करता है, अल्पीकरण, शायद भाषा में कहेंगे अल्पीकरण, मूल अधिकारों का कम करना। मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार वाद योग्य भी हैं, इसका मतलब न्यायालय में भी जा सकते हैं, और संशोधनीय भी हैं, अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये अल्पीकरण भी कर सकते हैं, इसमें अल्पीकरण कर सकते हैं। इसका मतलब है शून्य होगा, जिसका मतलब है यदि कोई मौजूदा कानून या कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है और उसे रद्द भी किया जा सकता है। कोई भी कानून अगर ऐसा बना सकते हैं कि जिससे मूल अधिकारों का अल्पीकरण हो रहा हो, तो वहां पर हम इस आर्टिकल 13 के तहत न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगली उसमें।
ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। अभी मुझे कल भी मैंने बताया था कि कौन से 2 आर्टिकल हैं जिनको किसी भी समय में छीना नहीं जा सकता, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना तुम लोग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 से 18, राइट टू इक्वालिटी, इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अभी देखो थोड़ा सा हमारे पास वो चल रहा है, अभी इस इन सब चीज़ों को इंग्लिश में भी लाया करेंगे, ठीक है, जिससे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको पढ़ सकें। देखो भाषा होती है समझने का माध्यम, ठीक, लोग उसे बड़ा हेक्टिक बना लेते हैं, ठीक है। मैं अगर अंग्रेजी जानता हूँ तो मैं इतनी जानता हूँ कि मैं सब समझ लूंगा, समझ के तो मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। इतना किसी भाषा के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि साहब इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा अच्छा पढ़ लेगा, है, यहाँ तक कि पीसीएस के मेंस में भी यही बात करते हैं, बोले इंग्लिश मीडियम का, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर क्षमता है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, मेरा मानना ये है। तो मेहनत करो इतनी कि जो लोगों को लगे कि हाँ साहब आप कहीं मुकाम पर खड़े हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। समता का अधिकार, ये 14 से 18 के बीच में बात कर रहा है, और इसमें सारी समानताएं ही है। 14 से लेकर 18 आर्टिकल के बीच में सारी समानताएं। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता कहता है, आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 कहता है अस्पृश्यता कांत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत कांत। गांधी जी ने बड़ा प्रयास किया था छुआछूत को भगाने के लिए, ठीक है। 1932 में हरिजन सेवक संघ भी बनाया था। उसके बाद आज लास्ट में 18 उपाधियों का कोशिश करेंगे चारों आर्टिकल पढ़ा दें। नहीं पढ़ा पाते हम चारों आर्टिकल को, तो 2 तो पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, उसके बाद 2 कल पढ़ाएंगे, ठीक। फिर भी ये देख लेते हैं हम इसमें। यहाँ पर है आर्टिकल 14, ठीक, आर्टिकल 14, यहाँ पर 14 आर्टिकल है, यह आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद क्या 14 कहता है कि लिखा राज्य भारत, मतलब भारत क्षेत्र के भीतर, मैं सीधी शब्दों की बात करता हूँ, अपने आप से अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण, 2 बातें बोलता है, ये लोग समझते हैं एक ही बात है। मैं पहले इसके बारे में बता दूं, बाकी बात बाद में करेंगे। कानून के समक्ष समानता, इसका मतलब कानून सबके लिए बराबर होगा, अमीर गरीब का भेद नहीं होगा, ठीक है। कोई जाति पाति को लेकर कानून नहीं हो बनेगा, ठीक। क्या है कानून के समक्ष समानता, हो गई, क्लियर बात हो गई। क्या अगर मैं हूं मुझे भी वही मिलेगा जो दूसरे को मिलेगा, इसका मतलब किसी भी व्यक्ति पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। दूसरे बात सेकंड पे कानूनों का समान संरक्षण क्या है, या विधियों का समान संरक्षण, इसको समझ लेते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है। कानून के लिए शब्द आता है नैसर्गिक न्याय, मैंने पहले भी बताया था, और एक चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आप लोगों को। नैसर्गिक न्याय होता है दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्याय देना। हमारे यहाँ क्या है, किसी भी एक पक्ष को सुनने के बाद न्याय नहीं दिया जाता, दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्याय जाता है। अगर दोनों लोग बैठे हैं, एक इधर बैठा है राइट और एक तरफ लेफ्ट में बैठा है, तो उनको जो है क्या कहते हैं पक्ष में दिया जाता है। अच्छा चलो लेफ्ट से एक क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में लिखना, तो कौन बताएगा, देखते हैं कितनी अच्छी सी बात है। 2 तरीके की विचारधाराएं होती हैं हमारे यहाँ, संसद में भी बैठती हैं, इनको हम वो कहते हैं वामपंथी विचारधारा, और एक होती है दक्षिणपंथी विचारधारा। तो वामपंथी विचारधारा शब्द कहाँ से आया, ठीक है, ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के, कल मैं इसको जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कहाँ से आया। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्याय दिया जाता। मैं तो मान लो साहब मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैं न्यायालय में खड़ा हूँ, सारी बात है, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा, कोई वकील मेरा केस लेने को तैयार नहीं है? कौन सी मूवी देखी? ओ माय गॉड, क्या कहा गया था उसमें, जिस जिस वकील के पास जाता है कि भाई तुम्हें वकील नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट कहती है कि तुम अपना केस स्वयं लड़ सकते हो। उन्होंने तो स्वयं की बात की, लेकिन हमारे यहाँ सरकारी वकील होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को वकील नहीं मिल रहा है तो सरकारी वकील कोर्ट उसको प्रोवाइड कराएगा। यह है विधियों का समान संरक्षण। दोनों बातें समझ गए। कानून के समक्ष समानता, अमीर गरीब का भेद नहीं होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा। और दूसरा वाला विधियों का समान संरक्षण का मतलब यह है कानून में दोनों पक्ष सुने जाएंगे, और अगर किसी एक पक्ष के पास संसाधन नहीं है तो उसके संसाधन कोर्ट पूरे करा के देगी। क्लियर हो गई बात? यही बातें यहाँ लिखी है, देख लो। अब मैंने क्लियर करके एक ही बार में आपको समझा दी। यहाँ पे लिखा अंग्रेजी सामान्य कानून से प्राप्त की सिद्धांत को, ये अंग्रेजी कानून मतलब ये अंग्रेजों का बनाया हुआ था, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको यहाँ से कट भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता, अतः सभी व्यक्ति को कानूनी नियमों और प्रक्रिया के अधीन है। इसका मतलब यह है कि चाहे राजनेता हो चाहे कोई अधिकारी हो, सबको बराबर समझा जाएगा, अमीर गरीब का भेद नहीं होगा। दूसरा आता है कानूनों का समान संरक्षण,
ये अमेरिका से लिया गया, ये भी याद रखना, ये यूएसए से है और ये यूके से है। ये क्लियर याद रख लेना, कहीं ना कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लेना, कल को जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो तब ये मत देखना कि बोले क्या था वो सर में कुछ बता तो रहे थे। तो इसलिए जब भी क्लास लेने बैठा करो, जब भी पढ़ने बैठा करो, तो मेरा कहना है कि एक कॉपी पेन आपके हाथ में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट करनी है, नोट करके कलेक्शन बना लेना है, उसका बार बार रिविजन करना है। सफलता की एकमात्र कुंजी होती है मोर एंड मोर रिविजन है। जैसे कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुम्हें, 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, ठीक, लेस नॉलेज लेस कन्फ्यूजन, और नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन। अपना भी नाम याद रहेगा, पड़ोसी का भी रहेगा, ठीक है। तो नॉलेज बढ़ने का कन्फ्यूजन तो आता ही है, लेकिन उस कन्फ्यूजन को मोर एंड मोर रिवीजन से आप सुधार सकते हैं। लेकिन जब उसको कंपाइल करके, ठीक है, एक जगह इकट्ठा करेंगे तब। तो हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है। ये सिद्धांत देते हैं कि ये व्यक्तियों के साथ कानून के अंदर का समान व्यवहार किया जाएगा तथा व्यक्ति को कोई भी वर्गीकरण उचित नहीं किया जाएगा। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी, क्लियर बात ये समझा कि अगर किसी के पास कोई संसाधन नहीं है मुकदमा लड़ने के, केस लड़ने के, तो वो केस लड़ने का अधिकार उसको प्राप्त होगा और वो हमारी न्यायपालिका देगी, ठीक। बात है, मतलब आर्टिकल 14 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, ठीक है। इसमें ये बातें भी लिखी, देखो जरा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य क्या है? कानून के तहत समान व्यवहार को सुनिश्चित करना और कानून द्वारा स्थापित, शासन द्वारा स्थापित, देखो एक चीज हो रही है, एक रूल बिफोर लॉ इंग्लिश में कहते हैं, कानूनी प्रक्रिया। कानूनी प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई, ये कमेंट सेक्शन में बताना। देखो मैं बहुत अच्छी बातें बताऊंगा इसमें। रूल बिफोर लॉ ये कहाँ से ली गई, कानून की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूल प्रोसीड्यूर बाय लॉ, ये कहाँ से लिया गया। दोनों में अंतर है, दोनों बातें बताएंगे। एक विधि की स्थापित प्रक्रिया और विधि का कानून, रूल ऑफ लॉ ऐसे समझ लो, कानून का शासन ऐसे समझ लो, और दूसरे समझ लो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये दोनों कहाँ से ली गई, ये कमेंट सेक्शन में बताना। बिल्कुल सेम बात लिखी। इसका विशेष उद्देश्य है कि आवश्यक वर्गीकरण की अनुमति सुनिश्चित करता है किसी में भेदभाव पूर्ण व्यवहार ना हो कानून की तरफ से। तो दोनों बातें मैंने आप लोगों को बता दी, ये बहुत अच्छा है। इनको अगर एक बार पढ़ोगे इसको, और भैया ये मैंने आपको बता दिया कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसमें इसका लिंक है, और आप उस लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम, आर्टिकल 14 पढ़ा दिया, आज आर्टिकल 15 और पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर हम आगे 16, 17, 18 आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल आज हम आर्टिकल 15 तक ही पढ़ाएंगे। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई है, जिसने ना देखी हो जरूर देखना, ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है, उसमें रोल दिखाया गया है, देखना जरूर उसको, जरूर आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आर्टिकल 15 आज ही देख लेना, बड़ी आराम से यूट्यूब पर फ्री में ही है, ठीक। ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 एक आईपीएस का रोल दिखाया, कितना बढ़िया। यहाँ देखो ये चीज मेन तो यही है, धर्म, नस्ल, नस्ल को मूल भी लिख सकता हूं मैं, मूल, जाति, एक और शब्द बढ़ा देता हूं, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई किसी जाति का है उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई किसी जाति का, किसी धर्म का है उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो सब भारत में सभी लोग समान होंगे, तो इसको धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। इस आर्टिकल में बहुत सारी हैं, आर्टिकल 15(1), 15(2), तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्या है, ये भेदभावपूर्ण का निषेध करता है। मूल उद्देश्य राज्य और व्यक्ति के बीच में धर्म, मूल, वंश, देखो ये लिखा है, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन, लिंग, जन्म स्थान, 4 तो जरूर याद कर लेना, 1, 2, 3, 4, 5 चीजें याद कर लेना। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, बस सामान्य पहुंच। आर्टिकल 15(2) क्या कहता है, ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल को, सड़कों, पहले क्या होता था, पहले बड़ी कुरीतियां थी हमारे समाज में, हैं कि जो निम्न जाति के लोग माने जाते थे तो उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, कुएं इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था, उनके लिए रास्ते लगते थे। इवन ये तक भी कहा गया कि उनके पीछे झाड़ बांध दिए जाते थे, रास्ता साफ हो सके। उनकी नज़र किसी पे पड़ जाए तो आंखें फोड़ दी जाती थी। बहुत सारी बातें, बहुत बड़ी कुरीतियां थी, और समाज की वो कुरीतियां धीरे धीरे समाज की जड़ों में बैठ गई थी। जब इतिहास की क्लासेस हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि भारत में जाति व्यवस्था क्यों आई, कैसे आई, ठीक है। जिम्मेदार नहीं बताऊंगा, जिम्मेदार तो हम है, हमारा समाज है। आज भी हम जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाए फिर रहे हैं, तो हमारा समाज है जिम्मेदार, कोई एक व्यक्ति नहीं है। एक समाज की जो है प्रक्रिया है, उस प्रक्रियागत जाति व्यवस्था यहाँ आई।
तो ये सारी चीजें लिखी हैं कि यहाँ पर अगर सड़क पर कोई व्यक्ति चल रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। ये सब हमें इस कानून, भारत के संविधान और भारत के मूल अधिकारों से मिला है। और इसको अगर कोई छीनेगा तो सीधा आर्टिकल 32 है ना, कितनी रेट जारी करता है? 5 रेट जारी करता है। कौन कौन सी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है, और कौन सी करता है? उत्प्रेषण करता है, प्रतिषेध करता है, अधिकार प्रच्छा करता है। ये सारी की सारी रेट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक, इस आर्टिकल 32 को कहते हैं संवैधानिक उपचार, और इसी संवैधानिक उपचार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा कहा है। देखो, असल में हमारा जो समाज रहा है ना, हमारे समाज का इतिहास जो आर्यों के काल से मिलता है, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलता है। इससे पहले हमारी ताम्र पाषाणिक, नव पाषाणिक, मध्य पाषाणिक, पूरा पाषाणिक, ऐसे बता रहा हूँ मैं, पीछे हो जा रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ, मतलब फ्रंट से बैक क्रोनोलॉजी में। ये काल से हमें मिलता है, मानव की उत्पत्ति का साक्ष्य मिलते, सब कुछ मिलता है। लेकिन वो धीरे 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 समाज में कुरीतियां बढ़ती चली गई। धीरे धीरे समाज में कुरीतियां बढ़ती चली गई तो क्या हुआ? वो कुरीतियों ने जन्म दिया। उसके पीछे क्या था? अधिशेष। आज भी तो यही है, आज भी ये है कि अधिशेष को हस्तगत करना है। हस्तगत का मतलब है मुझे छीनना है, ज्यादा रोटी तो मैं ही खाऊंगा, दूसरे क्यों खाए है। ऐसा करना चाहिए? आप खुद बताइए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, समान व्यवहार करना चाहिए। मैं जिस दिन आपको विचारधाराएं पढ़ाऊंगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा समाजवादी विचारधारा क्या है, पूंजीवादी विचारधारा क्या है, और बहुत सारी विचारधाराएं क्या है। तो पहले क्या करते थे कि भाई किसी को जाने नहीं दिया जाता था, कहीं रास्तों में नहीं जाता था, सड़कों में नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, यहाँ तक की स्थिति ये थी कि मैंने बताया था कि वेदाध्ययन, असल में पढ़ाई का एकमात्र साधन था उस समय वेद अध्ययन। वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया जाता, 4 वर्णों में बांट रखा था। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन बताना इतिहास में कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था के जिक्र किया गया है वो बताना। ठीक है, ये बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसीलिए इसको देखना, इसको मैं समझ रहा हूँ कि आप भी इस चीज को समझिए। ये चलो और आगे बात करते हैं, एक आर्टिकल और पढ़ा देते हैं, एक आर्टिकल और पढ़ा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये रहा। देखो, इसमें सकारात्मक कार्रवाई दी गई है। भेदभाव पूर्व आर्टिकल देखो 15, मैंने पहले बताया था 15, 3, 4, 5 और 6 राज्य में। देखो ये क्लियर याद रखना, 15, 3 कहता है महिलाओं के लिए, 15, 4 कहता है किसके लिए? बच्चों के लिए, 15, 5 किसके लिए कहता है? एससीज के लिए, एससी अनुसूचित शेड्यूल कास्ट, और 15, 6 कहता है अनुसूचित जनजाति के लिए। इसको क्रम से याद रखना। 15, 2 किसके लिए है? 15, 3 किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। 15, 4 किसके लिए है? बच्चों के लिए है। 15, 5 किसके लिए? एससी के लिए है। और 15, 6 किसके लिए है? एसटी के लिए है। और अन्य आगे चलते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ठीक है, ठीक, अदर बैकवर्ड क्लास कह देते हैं। या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस को अनुमति देते हैं कि भारत में इन सबको समान समझा जाएगा। और अगर इनके खिलाफ, इनको किसी तरीके से कोई परेशान करता है, या इनके इनकी इनके क्या कह सकते हैं, इनका मिलने वाले हिस्से को कोई छीनने की कोशिश करता है, ये करता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? एक ही जगह दिखाई देती है, वो क्या है? एससी। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32। ठीक, एक मूवी आई थी जय भीम नाम से, उसको भी देखना। उसमें जो है यही दिखाया गया हैबियस कॉर्पस का मामला। ठीक है, जब हम आर्टिकल 32 पढ़ाएंगे हैबियस कॉर्पस का, उसके बारे में बात करेंगे। चलो आगे बात करते हैं, आर्टिकल 16 और पढ़ा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये आर्टिकल, ये हम लोगों का जैसा है, जैसा आप हो, हम है। नौकरी, यहां साफ लिखा है, सीधी बात बताता हूं मैं, कि नौकरियों में सबको समान समझा जाएगा, किसी का भी भेदभाव नहीं होगा। यहाँ लिखा देखो, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक जहां भी आ जाए पब्लिक है, पब्लिक यहाँ भी आ जाए वो क्या है? सरकार है। सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता। ठीक, राज्य का अधीन किसी भी पद, राज्य का अधीन किसी भी पद, नियोजन, नियोजन का मतलब नियुक्ति, नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर है। धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात कहता अनुच्छेद 16। इसका मतलब सरकारी नौकरियों में सबको बराबर समझाया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल 16। ये देखो, समान अवसर मिलेगा, ये मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। भेदभाव पर रोक लगाई जाएगी, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आप लोगों को तुरंत दिमाग में आएगा, बोले साहब ये आरक्षण तो खूब दे रहे हैं, क्या हो रहा है फिर, कैसे कैसे बात है? अब यहाँ पर आ गए ना, ये बात बताना है और क्या बताना है? आरक्षण की व्यवस्था,
और ये भी याद रखना आरक्षण किसमें है, 16(4). असल में ऐसा हुआ था कि मैंने बताया ना, समाज में बड़ा विभेदीकरण चल रहा था। हमारा समाज कभी भी, देखो भारत की जो संस्कृति है वो बड़ी जटिल भी है और बहुत अडेप्टेबल भी है, लोगों को एक साथ समाहित करने वाली है। हमारे पास सभ्यताओं के आक्रमण हुए हैं, सभ्यताओं के आक्रमण, हमारे पास ऐसी ऐसी सभ्यताएं, ऐसे ऐसे लोगों ने आक्रमण किया, उसके बाद भी हमने अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। ठीक है, अच्छा चलो एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर हो बताना, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, नहीं तो मैं बताऊंगा। देखो अब हम जुड़े हैं तो आपके ज्ञान चक्षु को बहुत आगे तक ले जाएंगे। ज्ञान चक्षु का मतलब चक्षु आंख को कहते हैं, ठीक है, उन आंखों से आप बहुत सारी चीजों को देख सकेंगे, व्यू देख सकेंगे, लोगों के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, तो अभी मैं धीरे 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 एक एक चीज की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरिटी से के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। जब समाज में विभेदीकरण रहा तो सब कुछ वर्ग ऐसा था जो समाज में पिछड़ा रह गया। जैसे उदाहरण के तौर पर एक तो साहब बच्चा ऐसा है जिसको पैदा होते ही एसी मिल गया, पैदा होते ही गाड़ी मिल गई, और गाड़ी मिलकर वो तो साहब आराम से कमरे में बैठकर पढ़ रहा, लाइट 24 घंटे आ रही है, उसको समस्या है नहीं। एक बच्चा ऐसा भी है साहब, उसके आज तक, आज जहाँ हम सोशल मीडिया के जमाने में बैठे हैं, आज तक उसके गाँव में अखबार नहीं आता। ठीक है, अरे एक चीज और सुन लो भाई, सब लोग अखबार पढ़ा करो। अखबार जनता का विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है, अखबार में जनता को वो चीजें मिलती हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ो। आजकल जो करंट के क्वेश्चन का ट्रेंडिंग आ गया है वो न्यूज़पेपर से उठाकर पूछता है, यहाँ से नहीं पूछता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बारे में, आर्टिकल 16(4) के बारे में, आरक्षण के बारे में बात कर रहे थे, तो समाज में विभेदीकरण फैलता चला गया और कुछ वर्ग ऐसे हो गए कि एक तो सुविधा संपन्न हो गया, एक सुविधा विहीन हो गया। सुविधा संपन्न वाला वर्ग हो गया जिसको सारी सुविधाएं मिल गई हैं पैदा होते ही, तो और वो बड़े से बढ़िया स्कूल में पढ़ कर आ रहा है और उसका बेसिक क्लियर है, बैकग्राउंड मजबूत है, अब वो IAS की तैयारी करने लगे। और एक वो जिसके यहाँ अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पहुंचे थे वो तैयारी करने लगे अपने सीमित संसाधनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं विभेद तो रहेगा, उस विभेद को पाटने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, वो विभेद पाटा गया है। ठीक है, और उसमें साफ ये भी नहीं है कि आरक्षण स्थायी है, उसमें अस्थायी शब्द है कि इतने साल बाद आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इतने साल बाद आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण अभी भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिस दिन समाज में विभेदता खत्म हो जाएगी उस दिन आरक्षण भी अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को आप समझ लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक संस्था, ये भी याद हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इसका बड़ा विवाद चल रहा है। मठ, मठाधीश हैं, धार्मिक संस्थानों के प्रमुख, ठीक, ये टैक्स फ्री भी होते हैं, जितने धार्मिक संस्थान हैं, जितना कितनी कमाई हो सब टैक्स फ्री भी होते हैं। यहाँ पर लिखा है धार्मिक एवं सांप्रदायिक संस्थानों को पदों के संबंध में विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। जहाँ किसी विशेष धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को नियुक्ति करने की आवश्यकता हो, ये बड़ा अलग सा मुद्दा है कि मतलब किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति जो उसी धर्म का है, तो उस संस्थान में उसकी नियुक्ति की जा सकती है। क्लियर समझ रहे हो? तो ये बात मैंने आप लोगों को बताई। आर्टिकल आज हम 16 तक पहुंच गए, इसके बाद आर्टिकल इसमें ही 17 और 18 बचे हैं। फिर दूसरा अधिकार पढ़ाएंगे, वो अधिकार कौन सा है, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में बात करेंगे हम कल, दोनों के बारे में भी और इनके बारे में भी। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको जरूर आगे तक पहुंचाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।